नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। मुझे कुछ करना है। इस कड़ी में आज आपकी मुलाकात बहुत ही खास शख्सियत से करवा रहा हूँ और ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जिस व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात मैं करवाने जा रहा हूँ, उन्होंने अपने लिए माता पिता की मर्जी से सब कुछ करने और पढ़ने के बाद एक अलग राह चुन ली है उन्होंने। वो राह क्या है उसके बारे में चर्चा करूंगा, लेकिन पहले आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ। ये है सुगंधा सिंह चुग, जिनका मैं आपको लगातार परिचय इस रूप में कराऊंगा कि इनका नाम है ओशिन। Am I right? जी जी बिल्कुल। ये ओशिन है और इसलिए मैंने बताया कि इनके घर का नाम ओशिन है और इन्होंने जो अपना जो कुछ भी पहचान बना रही है वो उसी नाम से बनवा रही है। तो सुगंधा इनका सिर्फ स्कूल का नाम है, बाकी सब कुछ ओशिन पर है। ओशिन, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सो आप मच। यंग हैं और डायनेमिक हैं, आप खूबसूरत हैं। आपने एक नया प्रोफेशन चुना है, लेखन। जी। क्यों? ज़िंदगी में हमेशा से एक चीज़ को मैं बहुत मानती थी, ओम शांति ओम में था कि अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात जुड़ जाती है उसको आप तक लाने के लिए, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत खुद ही करनी होती है। तो मैं बहुत छोटी थी तब से यही सोचती थी कि नहीं, मुझे कुछ बड़ा करना है, कुछ अलग करना है, पर क्या करना है समझ नहीं आता था। ठीक है, स्कूलिंग हो गई, पढ़ाई भी अच्छी कर ली, उसके बाद सीए कर लिया, सीए वाला जॉब भी कर लिया, पर हमेशा एक वो डिससैटिस्फैक्शन रहता था ज़िंदगी में। उसके बाद कोविड आया, सबका काम बंद हो गया, हम घर में बैठ गए और तब फिर से ये सब चालू हुआ कि नहीं, क्या करना है ज़िंदगी में, कोई तो ऐसी चीज़ है। और हर बार हम सबके साथ एक ही चीज़ होती है, हमारी राह हमारे सामने होती है, लेकिन जब तक एक वक्त आता है जब आपको सब कुछ दिखने लग जाता है। तो शायद लेखन मेरी राह थी हमेशा से। मैं डायरी राइटिंग करती थी, कभी पोइट्री भी लिखती थी, सब कुछ करती थी, बट कभी ये स्ट्रक ही नहीं हुआ कि शायद यही मेरी ज़िंदगी का गोल है। और उस दिन बैठे बैठे बस मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी। उनका मिजाज ऐसा है कि वो बहुत खुशनुमा है, बहुत मोटिवेटिंग है, और मतलब ज़िंदगी को कैसे जीना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढनी चाहिए, मैंने उनसे सीखा था। तो उन्होंने मुझसे बोला कि देखो, आप इतना अच्छा लिखते हो, क्यों नहीं आप इसको एक ट्राई दो, अभी कुछ हो तो रहा है नहीं, घर पे बैठे हैं। तो बस वो दिन था, आई थिंक दैट वाज 12th में। मैं कल ही एक्चुअली अपनी पुरानी 2020 की जर्नल पढ़ रही थी कि मैंने एक्चुअली कब स्टार्ट किया था। इट्स अ कोइंसिडेंस कि मैं उसे कल ही पढ़ रही थी, एंड तब मैंने ये देखा कि हाँ ठीक है। उनसे बात हुई, मैंने लिखना चालू किया, एंड बस 2020 से अब 2023 का एंड आ गया है, एंड इट्स अ जर्नी। मैं करती जा रही हूँ धीरे धीरे। उस बीच में मैंने शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी, बच्चों की रोमांस भी लिखा। अब मैं एक फुल फ्लेजेड नोवेल पे काम कर रही हूँ, जो कि मिडिल ग्रेड यानी कि आज से 12 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो काल्पनिक कहानियाँ होती हैं उस पर मैं काम कर रही हूँ। साथ में मैंने 2021 में ब्लॉग लिखना चालू किया। मेरी वेबसाइट है oshinchuk.com। उसमें मैं ज़िंदगी में जो रोज़मर्रा में हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, स्लीप को लेके, हेल्थ को लेके और पर्सनल रिलेशनशिप इश्यूज़ को लेके, उसके बारे में मैं हर सैटरडे एक ब्लॉग लिखती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि जो जो चीज़ें मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस करी हैं या जो जो चीज़ें मैंने खुद सीखी हैं वो शायद किसी और की भी मदद कर पाएँ। और कई बार अगर कोई आके मुझसे कहता है कि आपका ब्लॉग पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने कुछ एक्चुअली सीखा या मैं इसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करूँगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा ठीक है, आज कुछ ऐसा तो लिखा जो किसी ने रिलेट किया। ज़िंदगी में आई थिंक मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तभी होती है जब कोई बोलता है अरे यार, आपकी ये बात मेरे दिल को टक करके लग गई, मुझे बहुत फील हो गई। आप के बारे में मैं बहुत दावे से कह सकता हूँ कि आप बहुत फास्ट लिखती होंगी, बहुत तेज गति से लिखती होंगी। आपको पता है कि इस देश में कितने प्रतिशत लोग जो हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन पाते हैं? मुझे पता है कि बहुत कम लोग होते हैं, और मुझसे ये कई बार बोला गया था कि आप अपने इस जॉब को थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं, इतना इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। बट मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत काम करा, क्लियर भी करा। उसके बाद मैंने सिटी बैंक में जॉब किया, रिलायंस में जॉब किया, बट अच्छी खासी तनख्वाह भी मिली, पैसे भी मिले। बट जब वो पैसे मिलते थे तब ना कोई खुशी होती थी, ना पैसे खर्च करने के लिए कुछ मन होता था। आप के फादर जो हैं वो एडवोकेट रहे हैं। जी। आपने बचपन से देखा कानून को, घर जी में जी कानून जी की बातचीत को सुना आपने। आपकी जहाँ शादी हुई वहाँ आपने कंस्ट्रक्शन का काम देखा। जी तो ये सब करते हुए और आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई कर ली। जी मथुरा में रहती हैं आप। जी। ये सब कुछ जो है उसको छोड़ करके सारे दिमाग में आपके अचानक लेखन कहाँ से आया? मतलब कैसे लगा कि आपको लेखक बनना चाहिए?
जैसे मैंने आपको बताया, मैं बचपन से ही डायरी एंट्री लिखने की शौकीन थी। जो भी रोज होता था उसको ज़रूर पेन डाउन करती थी। किस उम्र से आप डायरी लिखना शुरू की? आई थिंक मैं 4th क्लास में थी और हमारे सोशल साइंस का चैप्टर था और उस दिन उस जो चैप्टर था दैट वाज अबाउट मेडिटेशन। तो जैसे मैंने आपको बोला, इमोशनल वेलबींग मेरे लिए बहुत प्रायोरिटी रखती है। तो तब हमारी 4th क्लास की टीचर थी अर्चना मैम, और उन्होंने बोला आपको मेडिटेशन करना है ना, सबसे सिंपल तरीका है कि आप घर पे जाइए, एकांत में जो भी आपके दिन में हुआ है उसे लिख दीजिए। तो वो बात मेरे दिमाग में ऐसे फीड हो गई दैट उस दिन से मैंने डायरी राइटिंग चालू कर दी। 4th क्लास में एकांत भी बच्चे समझते हैं? अरे मैंने कैंडल जला के आंखें बंद करके मेडिटेशन भी किया था, और उस मोमेंट में जी, एंड उस मोमेंट में मुझे जैसे होता है ना, आप एकदम डीप कनेक्ट कर जाते हैं, किसी एक मल्टीवर्स में पहुंच जाते हैं, वो भी फील हुआ था। आई थिंक वैसा मेडिटेशन मैं फिर कभी नहीं कर पाई। जैसे बड़े होते जाते हैं, सोशल मीडिया, दुनिया, इतनी सारी चीज़ें दिमाग में आ जाती हैं, तब आपका दिमाग बहुत ही सेंटर्ड एक लोकेशन पे होता है। तो आई वुड से तब मेडिटेशन वॉज फार मोर ईजियर। तो हाँ, आई स्टार्टेड दैट। फिक्शन, ऑफ कोर्स, दिस इज किड्स फिक्शन, रोमांस, एंड अगर नॉन फिक्शन है तो मैं कुछ भी लिखने की कोशिश करती हूँ, इन दी एंड वो हो जाता है वेलबींग के बारे में ही, चाहे वो इमोशनल वेलबींग हो, मेंटल वेलबींग हो, क्योंकि आजकल लोगों को समस्याएं भी ज़्यादा होने लग गई हैं। आपने कोविड के समय में लिखना शुरू किया, ऐसा वो तो कारण नहीं है? नहीं, मैं जैसे आपको बता रही हूँ, मुझे 4th क्लास में भी मेडिटेशन इतना अट्रैक्ट करा था, और अब तो मैं पिछले 1 साल से रोज़ सुबह उठ के मेडिटेशन करती हूँ, जर्नलिंग तो चलती है। तो दीज आर द टॉपिक्स जिनके लिए मैं स्ट्रांगली फील करती हूँ। अगर मैं कहीं बोलना भी चालू करती हूँ, लिखना भी चालू करती हूँ, तो वो अपने आप ही वेलबींग की तरफ चला जाता है, जो भी मेरा कंटेंट होता है। मेरा तो सवाल अगर आपके सामने ये रहे कि आपके सामने एक तरफ पैसा है, एक तरफ करियर है बहुत बड़ा, मतलब बिजनेस का करियर है आपके सामने, और एक तरफ आपके पास लेखन में मिली हुई शोहरत है, तो आप ऑब्वियसली शोहरत की तरफ चले जाएंगे, लेखन वाले तरफ। आई थिंक वो चीज़ तो मैं एक्सपीरियंस इस तरीके से कर चुकी हूँ, जब मैं काम कर रही थी, टचवुड मैं अच्छा कमा रही थी, अपने सारे खर्चे उठा सकती थी, पर मैं खुश नहीं थी। मैं यही बोलती थी कि मेरा मन नहीं करता इस पैसे को खर्च करने का, मेरे अंदर कोई चाह नहीं है कुछ करने का, जीने की जो ख्वाहिश होती है ना, वो फील ही नहीं होती थी। ऐसा नहीं है मैं डिप्रेस हो गई हूँ, बट मुझे कॉन्स्टेंटली एक लैक महसूस होता था ज़िंदगी में। और मेरे आसपास जितने भी लोग थे ना, मैं सबके मुंह से यही बातें सुनती थी कि हमारा मन नहीं करता ये काम करने का, हम बस ये काम कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो उस सब के बीच में अब जैसे जो लोग हैं, जो 1% पॉपुलेशन है जो कहीं पहुंच गई है और हमेशा ये कहती है कि देखो आप आगे बढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, कुछ भी हो जाए हार मत मानो। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि आपकी मंजिल यहाँ होती है, आप यहाँ से यहाँ तक का सफ़र तय कर चुके होते हो, लेकिन बस अब यहाँ पे टूट के वापस चले जाते हो। ये होता है 99% के साथ। तो अब जब मैं उन लोगों की बातें सुनती हूँ ना, तो मुझे रियलाइज़ होता है कि नहीं, स्कोप है, आप वो सब कुछ कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। और शायद इसीलिए मैंने अपना जॉब छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, और फिर डिसाइड किया कि नई ज़िंदगी को मौका देना है। अगर पैसे कम मिले आपको फिर? ये सब कुछ ऑफ कोर्स मैं पढ़ती हूँ, लेखन में हर राइटर सक्सेसफुल नहीं होता है, बहुत लिमिटेड सेक्शन ऑफ पीपल हैं। बट अगर मैंने अपनी ज़िंदगी का इतना समय पढ़ाई को, सीए को दिया है, तो इतना मैं अपने लिए करना चाहती हूँ, क्योंकि उस सब को करके मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। तो जिस चीज़ में मुझे पैशन फील हुआ है, जिस चीज़ को करने से पहले ना ये नहीं फील होता कि अरे एक और दिन, तो हाँ डेफिनेटली मैं करना चाहती हूँ। जब आपकी कहानी सुन रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं अपनी कहानी किसी और के मुंह से सुन रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी बचपन में ये बहुत बचपन में इस बात का एहसास हो गया था कि मैं कोई बिजनेस नहीं कर सकता हूँ, कोई सरकारी नौकरी नहीं कर सकता, कोई भी नौकरी नहीं कर सकता। और रादर मेरे मन में था कि आदमी सिर्फ कमाने के लिए जिए तो क्यों जिए और क्या जिए जी। तो आप जो ये कहानी बता रही हैं, मैं मतलब यकीन से कह सकता हूँ कि आप बिल्कुल पहली बार मुझे कोई ऐसी शख्सियत मिली है जो कि इस ढंग से चीज़ों को एनालाइज कर रही है, और 4th क्लास में उसने मेडिटेशन किया हो। ये मतलब आपका बचपन कैसा गुजरा था? आई वुड से मैं बहुत ही शांत थी, ज़्यादा दोस्त भी नहीं होते थे, मतलब बहुत इंट्रोवर्ट। अब मैं एक्चुअली लोगों को ये चीज़ें सिखाती हूँ कि अगर आप इंट्रोवर्ट कैसे हैं तो आप दोस्ती कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी और बुक वॉर्म थी, किताबों में रहती थी। तो लाइफ की कई सारी चीज़ें हैं जिनको मैं अब सीख रही हूँ कि आप एक्चुअली लोगों से सोशलाइज कैसे करते हो, आप लोगों से प्रोफेशनल रिलेशंस कैसे बनाते हो, पब्लिक रिलेशंस कैसे बनाते हो। सो आई वुड से मेरा बहुत रिस्ट्रिक्टेड चाइल्डहुड रहा, बट जब से रीडिंग्स चालू करी, मैं
मैं इस दुनिया में जितने लोगों से मिलती हूँ सबको कहती हूँ, आप राइटिंग करें नहीं करें पर किताबें ज़रूर पढ़ें। वेदर इट्स अबाउट लाइफस्टाइल, वेदर इट्स नॉन फिक्शन, अबाउट इन्वेस्टिंग, एनीथिंग, आप किताबें पढ़ें, आपका दिमाग इतना खुलता है। तो मैं तो जितना भी मेरा ब्रेन अभी खुला है, इट्स बिकॉज ऑफ बुक्स। फिक्शन में क्या पसंद करती हैं? फिक्शन ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे मिडिल ग्रेड फिक्शन लिखना होता है तो मैं वही पढ़ती हूँ ताकि मैं उससे सीखूँ। एंड नॉन फिक्शन में मुझे इन्वेस्टिंग की बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, एंड ऑफ कोर्स सेल्फ हेल्प बुक्स आर लाइक अ रेमेडी टू मी। मतलब जैसे हर इंसान के ऊपर एक दवाई असर करती है, मेरे ऊपर कोई अच्छा लिखा हुआ कोट असर करता है। जैसे आज मेरे दिमाग में एक छोटा सा कोट आया अपने आप ही कि अगर अपनी ख्वाहिशों को ज़िंदगी बनाना है तो पहले ज़िंदगी को ख्वाहिश बनाओ। क्या बात है। ये बस एकदम से आया। तो मुझे बचपन से कोट्स लिखने का भी बहुत शौक था, बट वही है, मैं बचपन से वो सारी चीज़ें कर रही थी, बट एक उम्र थी जब मुझे क्लिक हुआ कि हाँ शायद ये मेरी राह है जिसको मैंने अभी तक देखा नहीं था। वो एक सॉन्ग भी है सफ़रनामा, तुझी में था मुझी में था, जो भी था मुझी में था, बस मुझे देखना था उसे एक बार। क्या बात है, क्या बात है। आप इंग्लिश में लिखती हैं कि हिंदी में? इंग्लिश। हिंदी बहुत रेयर होता है जो आज बाई चांस एक ये लाइन मेरे अंदर से जनरेट हुई, बट मेजरली इट्स इंग्लिश, एवरीथिंग इज इन इंग्लिश। बुक पब्लिश हुई आपकी? नहीं, आई एम वर्किंग ऑन द बुक। अभी आई एम वर्किंग ऑन द 3rd ड्राफ्ट। आई हैव एडिटेड द 2 ड्राफ्ट्स नाउ, होपफुली दिस इज द फाइनल ड्राफ्ट। मतलब एक किताब को लिखने के बाद आप उसको फिर से रीड पढ़ती हैं? हाँ, नहीं, बेसिकली जब आप लिखते हैं इनिशियली क्या होता है ना, एक फॉसिल होता है जो आपने मिट्टी में से निकाला होता है, फिर धीरे धीरे आप उसे तराशते हैं, फिर उसमें शाइन आती है। तो अभी इट्स ऑन द 3rd ड्राफ्ट एंड आई एम होपिंग इसके बाद बस एक अच्छी एडिटिंग के बाद इट वुड बी रेडी। क्योंकि इनिशियली तो हम कैरेक्टर्स को ही समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा कैरेक्टर एक्चुअली है कौन। क्या लिख रही हैं आप? मतलब वो थोड़ी सी कहानी। जी, मैं थोड़े से बताने की कोशिश करती हूँ, ऑल्दो बहुत ही लंबी कहानी है। तो बो नाम का एक टॉर्टोइस था जो टॉर्पीडो आइलैंड पे रहता था, एंड वो 13 साल का हो गया है। उसे अभी तक अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो एक मामट बेसिकली रोडेंट्स होते हैं, जैसे चूहे हो गए, गिलहरी हो गई, उनकी फैमिली में होते हैं, पर वो हिमालयन में पाए जाते हैं। तो उन मार्मट्स की फैमिली के साथ रहता था और उसके अंदर बहुत लॉन्गिंग होती थी कि मेरी फैमिली क्यों नहीं है, मेरे मम्मी पापा क्यों नहीं है। इस लॉन्गिंग के लिए वो ढूंढता रहता था, उसे कोई क्लू नहीं मिलता था। पर उसके 13th बर्थडे पे एक चिड़िया आई ऊपर से, एक जिसके पास एक गोल्डन टॉकिंग कंपास था जो उसने उसके सर पे मारा। उस टॉकिंग कंपास से उसे पता चला, उसके पेरेंट्स के बारे में उसे एक लीड मिलता है। उस लीड से वो एक आइलैंड पे जाता है, आर्जस नाम का एक आइलैंड है। इट्स अ लावा माउंटेन जिसके सेंटर में से लावा निकलता है जो पूरे आइलैंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। वहाँ जाता है, वहाँ उसको अपने पेरेंट्स का सच पता चलता है, क्या हुआ, किस वजह से 13 साल वो अकेले रहा और क्या उसे उसके पेरेंट्स मिल पाते हैं। और उस बीच में वो अपने आप को कैसे समझता है, अपने अंदर की फियर, इनसिक्योरिटीज़, जो उसे ऐसा लगता था कि मुझे जीवन में कोई प्यार नहीं करेगा, मेरे पेरेंट्स ने मुझे छोड़ दिया, मेरे लिए दोस्ती, फैमिली के कोई मायने नहीं है, उन सब चीज़ों को वो समझता है। और फाइनली जो भी उसकी जर्नी एंड होती है, दैट इज़ द बुक। ये जो आपने कठिन नाम लिए, सब नाम कहाँ से दिमाग में? बचपन में बहुत सारे इस तरह कॉमिक बुक पढ़ी है? नहीं, मेरे अंदर एक कीड़ा है, मुझे नाम खुद बनाने हैं। तो मैं कीबोर्ड पे जाके लेटर्स देखती हूँ और अपने हिसाब से ढेर सारे नाम बनाती हूँ और उसमें से नाम पिक करती हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं। तो आर्जस हो गया, बो हो गया, ये सारे नाम, काफ़ी कैरेक्टर्स और जितनी भी लोकेशंस है अंदर, वो सारे नाम मैंने खुद ही बनाए। मुझे एक होता है कि नहीं, जैसे जेके रोलिंग ने एक पूरी दुनिया बना दी और उस दुनिया में छोटे छोटे आइटम्स, वेदर इट्स अ मैजिकल आइटम, वेदर इट्स अ कारपेट, हर चीज़ का उन्होंने खुद से नाम रखा जिसको आज की डेट में इस दुनिया का हर बंदा जानता है। बचपन में पढ़ी है क्या? बचपन में नहीं पढ़ी, मैंने यही आपको बोला, मैंने धीरे धीरे बहुत लेट स्टार्ट किया, बट हाँ ऑफ कोर्स बिग फैन ऑफ जेके रोलिंग एंड उनका जो काम है, उन्हीं की कहानियों से थोड़ा इंस्पिरेशन, उनकी कहानी डेफिनेटली। मतलब जब भी ऐसा लगता है कि राइटर ब्लॉक हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो बस मेरा मन करता है कि उनकी बुक्स पढ़ लूँ। उनकी बुक्स में जो उनकी इमेजिनेशन है। सुना है जैसे कि मैं जब लिखने बैठता हूँ कोई चीज़ जी, और खासकर कोई गंभीर चीज़ लिखता हूँ, पढ़ना बिल्कुल बंद कर देता हूँ, बहुत पहले से बंद करता हूँ। अच्छा। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे कोई भी दूसरे की जो विचारधारा है, वो इन्फ्लुएंस करे, सोच है या कहानी का कोई भी प्लॉट मेरे मन में कहीं वो क्लिक करे। मैं चाहता हूँ बिल्कुल ओरिजिनल जनरेट हो। मैं नाम के लिए कोशिश करता हूँ कि जैसे मैं कभी कोर्ट में जाता हूँ, कॉलेज में जाता हूँ, किसी के नेम प्लेट देखो, मैं उसकी फ़ोटो ले लेता हूँ, तो मुझे वहाँ से नाम मिलते हैं। मान लीजिए कोई बहुत ही अजीब नाम होता है, वो आपके कोर्ट में जजेस के नाम होते हैं, जी, उनको नाम तो वहाँ से लेता हूँ मैं, लेकिन मैं थॉट करने
चाहता नहीं कि मुझे कहीं से भी मिले ओके वो जनरेट होना चाहिए। लेकिन आप पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि आपने अपने नाम भी खुद गढ़ने शुरू कर दिए। एक्चुअली जेके रोलिंग जाती थी ग्रेवयार्ड्स और वो ग्रेवयार्ड से नाम लेके आती थी, बट क्योंकि उनके रचाए हुए जो खुद के नाम थे वो इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए, तो मेरे अंदर एक छोटा सा ये कीड़ा हो गया कि नहीं, मुझे अपने नाम बनाने हैं। अगर कुछ इतना सक्सेसफुल हुआ तो लोग वो नाम भी याद रखेंगे। मैंने बहुत सारे लोग के इंटरव्यू किए हैं, बहुत सारे अच्छे राइटर्स के इंटरव्यू किए हैं, बहुत बड़े बड़े राइटर्स के, लेकिन पहली बार मैं देख रहा हूँ जो इतनी ऑनेस्टली स्वीकार करने को तैयार है कि उसके जन्म से ही उसके साथ लेखन का ही कीड़ा उसके अंदर था और कुछ था ही नहीं। वो ज़िंदगी को समझने के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ लेखन को अपना माध्यम माना। हाँ, अभी भी जब मुझे बहुत गुस्सा आता है या मैं बहुत परेशान होती हूँ तो ओनली रेस्क्यू इज़ टू राइट अबाउट माई फीलिंग्स या फिर अबाउट माई फ्रस्ट्रेशन। दैट इज़ दी ओनली वे आई एम एबल टू गेट ओवर इट। किस बात पर गुस्सा आता है आपको? जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जब आपको अपनी राह मिल जाती है ना तो आप अंदर से बहुत डेवलप होने लग जाते हैं। ये मैंने बहुत फील किया है। तो एक वक्त था जब मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड थी, बट बिकॉज ऑफ राइटिंग अपने आप ही मैं बहुत, मेरा गुस्सा एकदम सहम गया है, साइड में हो गया है। आप लोगों को संदेश भी देना चाहेंगे कि जो लोग गुस्सा अब वो लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने वहाँ से वहाँ कैसे, आपका गुस्सा कहाँ चला गया? तो आई थिंक सबसे पहले तो ये मानना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को बदल सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप नहीं चेंज कर सकते हैं, बट येस आपको उसे एवरी सिंगल डे कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा, जिसमें से आप कई बार फेल होंगे, पर फेल होने के बाद भी करना है। आंसर यही है कि ठीक है, कितनी बार ऐसा होता है मैं सोचती हूँ मैं कुछ अच्छा लिखूंगी, कुछ नहीं लिख पाती हूँ, अगले दिन मंदिर में जाके मैं फिर यही बोलती हूँ कि ठीक है कोई बात नहीं, फेल ही तो हुई हूँ, ट्राई तो कर रही हूँ ना, जब तक ट्राई करना नहीं छोड़ूंगी तब तक नहीं हारी हूँ, सिंपल। तो चाहे वो गुस्सा हो गया, चाहे वो आपकी हेल्थ हो गई, चाहे वो डिप्रेशन हो गया, जो कि एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, हर एक चीज़ को आप ओवरकम कर सकते हैं। बट बात यही है कि आपको बहुत लोगों के लिए, मतलब बहुत लोगों को इंस्पायर करेगी कहानी आपकी। कोई आपके जीवन में ऐसी कोई घटना जिसको कि आप सैड मोमेंट के रूप में बचपन में याद करती हो? आई थिंक सैड मोमेंट्स बहुत होते हैं, बट जिन लोगों से आप प्यार करते हैं अगर उनके साथ कुछ हो जाता है तो वो आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है, टचवुड मेरी लाइफ में पर्सनली ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, बट मैं अपनी भाभी से बहुत प्यार करती हूँ। उनके साथ कुछ हुआ था जिसकी वजह से हमारे घर का हर मेंबर बहुत हिल गया था, क्योंकि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। तो मैं उनके गम को समझ पाऊँ वो तो बहुत दूर की बात है, मैं उनके ज़िंदगी के जीने के अंदाज से ही मैं सबको जाके बोलती हूँ कि उनके साथ इतना सब कुछ हुआ। अच्छा, वो भी बहुत खुशनुमा है मेरे हस्बैंड की तरह, जहाँ जाती हैं मुस्कुराती रहती हैं, बातें करती रहती हैं। एंड जब उनके साथ एक हादसा हुआ, उनकी पूरी फैमिली शेक कर गई, तब मेरी भाभी जो मतलब जो खुद उस चीज़ से गुजर रही थी, उन्होंने अपने आप को होल्ड करा, अपनी पूरी फैमिली को ठीक करा, और आज भी हमारे घर का सबसे खुशनुमा इंसान वो है। वो इंसान कहता है कि मुझे एक एक पल जीना है, मुझे अपनी फैमिली के लिए एक एक पल जीना है, और मुझे मेक श्योर करना है कि जितने लोग मुझसे प्यार करते हैं ना, मैं उन सबको बहुत खुश रखूँ। तो मेरे लिए ज़िंदगी की मिसाल वो चीज़ है कि अगर मैं अपने आप को उनके पैरों में कभी रखना भी नहीं चाहूँगी, बट अगर शायद मुझे नहीं लगता मैं उस चीज़ से उभर भी पाऊँगी इतना जल्दी, बट उन्होंने अपने आप को संभाला, अपनी परिस्थिति को संभाला और हम सबको संभाला, जबकि हमें उन्हें संभालना था। तो वो मेरे लिए एक हमेशा मिसाल रहती है, और उनको देख के लगता है कि नहीं, ज़िंदगी जीनी चाहिए। पढ़ाई में मेजरली मैं अच्छी रही हूँ। बीच में एक टाइम ऐसा आया था जब थोड़ा सा मन मेरा पढ़ाई से हट गया था, फिर नहीं, वो नौबत तो नहीं आई कभी, मतलब मेजरली आई हैव बीन अ गुड ग्रेड स्टूडेंट। तो अराउंड 6th क्लास में मेरा थोड़ा सा पढ़ाई से मन हटने लगा था, तो मेरे पापा ने अपने बहुत ही क्लोज फ्रेंड मिस्टर पवन चतुर्वेदी जी और उनकी वाइफ अलका चतुर्वेदी जी को बुलाया था। तो अच्छा, बचपन में ना क्या होता है, ईगो इश्यूज बहुत होते हैं, तो पापा ने उन्हें बुलाया और बस मेरा रिपोर्ट कार्ड दिखा दिया। मैं इतनी ज़्यादा हर्ट हो गई कि ठीक है ना, अगर कम मार्क्स आ गए तो आपको रिपोर्ट कार्ड दिखाने की क्या ज़रूरत थी। बस वो दिन था, उसके बाद तो पता नहीं क्या दिमाग में फितूर चढ़ा। फिर तो मैं तब जाके मानी जब मैंने अपने स्कूल बेसिकली मथुरा में 10th टॉप कर दिया। क्या बात है। जिता कि नहीं, अब तो हो गया, अब तो मुझे दिखाना पड़ेगा कि ठीक है, अगर मैं बुरे ग्रेड्स भी ला सकती हूँ तो मैं पढ़ के बढ़िया भी कर सकती हूँ। तो दैट वाज आई थिंक वन लो मोमेंट, जब ऑफ कोर्स मैं 6 में ज़्यादा अच्छी मैंने पढ़ाई नहीं करी थी, बट वो अंकल की विजिट थी जिसने सब कुछ एकदम बदल दिया। फिर तो धीरे धीरे सब अपने आप, पढ़ाई, एजुकेशन, CA सब लाइन से होता चला गया।
और आपने पूरी पढ़ाई करने के बाद राइटिंग को अपना प्रोफेशन चुना है। जी, जी, यंग जी। जनरेशन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? आजकल जो मैं यंग जनरेशन को देखती हूँ तो मैं सबसे पहले तो ये मैसेज देना चाहूँगी, एजुकेशन करियर सबसे अपार्ट मुझे उनमें सबसे ज़्यादा जो एक प्रॉब्लम लगती है वो लगती है कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं, बहुत क्वेश्चन करते हैं, और उसका रीज़न है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे हर दूसरे बंदे की लाइफ इतनी अमेजिंग हो रही होती है कि हमें बस यही लगता है कि नहीं, हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। आप विश्वास करेंगे, मेरे पास 3 लोगों ने रीच आउट करा हुआ है फॉर काउंसलिंग, एंड उन सबका प्रॉब्लम यही है कि उन्हें डाउट होता है, जबकि वो खुद बहुत केपेबल है, बहुत अच्छी अच्छी जगह प्लेस्ड है। तो सबसे पहले तो लेट मी टेल यू, सोशल मीडिया पे जो भी चीज़ें होती हैं ज़रूरी नहीं होती हैं वो सच होती हैं। तो और हर एक चीज़ को आप खुद से रिलेट नहीं कर सकते। मेरी ज़िंदगी की जर्नी और आपकी ज़िंदगी की जर्नी बहुत अलग है। हो सकता है मैं अभी आपको बहुत सक्सेसफुल, इंस्पिरेशनल लग रही हूँ, पर मेरे भी लो डेज आते हैं जब मुझे कुछ भी समझ नहीं आता है, और तब मुझे खुद को वो ग्राउंड से उठाना पड़ता है, कई बार किसी की मदद से, कई बार खुद से। बट ये जिंदगी है, मुझे पता है कि हो सकता है कल का दिन उतना अच्छा नहीं जाएगा, तो मुझे उसमें ज़्यादा एफर्ट करके उसके अगला दिन ज़्यादा बेटर लेके जाना है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि आपको हर दिन संघर्ष करना होगा। आप ये मत समझिए कभी भी कि लाइफ सेम रहेगी, गुड और बैड डेज, इट्स गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट। सेकेंड, अगर आपको आपकी कॉलिंग मिल गई है, बहुत अच्छी बात है। नहीं मिली है तो कोई टाइमलाइन नहीं होती है। देयर आर पीपल जो 11 साल की उम्र, लाइक वॉरेन बफे, इन्वेस्टिंग चालू कर लेते हैं और बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं। देयर आर पीपल जो कि 60 साल की उम्र में, जैसे कि मेरी मदर इन लॉ, उन्होंने 54 में बेकिंग स्टार्ट करी, और वो बचपन से चाहती थी कि मैं सूटकेस लेके कहीं काम करने जाऊँ। 54 में मेरी शादी हुई और मैंने उनसे बोला, मम्मा आप कोई प्रॉपर बेकिंग का कोर्स करिए, जाइए। वो पहली बार मथुरा से अपना घर छोड़ के आगरा गई, उन्होंने 2 दिन बेकिंग क्लासेस ली, एंड उसके बाद आज का दिन है। मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मथुरा का एक एक बच्चा, एक एक फैमिली उनका नाम जानती है, बेक हाउस बाय किरण के नाम से। एवरीबडी नोज के अच्छा हाँ ये हैं जो केक बनाती हैं, केक बनाने वाली आंटी। सो शी स्टार्टेड एट 54 एंड लुक एट हर। तो देर इज़ नो लिमिट, आप किसी भी एज में स्टार्ट कर सकते हैं। बट ज़िंदगी में ना कभी भी अपने पैशन की चाह मत छोड़िए, क्या पता किसी मोमेंट पे क्लिक कर जाए, क्योंकि जैसे मैंने बोला कायनात जोड़ती है आपको, लेकिन उसके लिए आपको उसको एक चाह तो दिखानी होती है ना। अगर हम चाह ही दबा देंगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। तो प्लीज़ अपने अंदर जो भी चाह है उसको जगाए रखिए और ओपन दिल से प्रे करते रहिए कि हाँ जी सब होगा। बट सबसे इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखिए। जब ये दोनों ठीक है ना, तो चाह भी ठीक हो जाती है, राह भी ठीक हो जाती है, और जर्नी भी मिल जाती है, आप अपने एंड पे भी पहुंच जाते हो। बट प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ, ऑफ योर मेंटल हेल्थ, एंड बी गुड एंड डू गुड। प्लीज़ बी गुड एंड डू गुड, दैट्स द होल सोल ऑफ लाइफ। तो ये है ओशिन, जिनका नाम माँ बाप ने रखा है सुगंधा। ये अपनी पॉजिटिविटी की जो खुशबू है, सुगंध जो है, उसको पूरे फिज़ा में बिखेरती हैं। जो इनसे मिलता है वो उस खुशबू से भर जाता है। लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं कहता हूँ कि आप इस प्रोग्राम को अपने बच्चों को ज़रूर दिखलाइएगा, उन्हें बताइएगा कि ज़िंदगी में जब कभी मुसीबत उनके सामने खड़ी हो, जब कभी डिमोटिवेशन के शिकार हो जाएं वो, तो कैसे ओशिन जैसे लोग उनकी ज़िंदगी में आते हैं और अपनी कहानी से उनके लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। ओशिन, आप कुछ कहना चाहती हैं अपनी तरफ से जो मैंने नहीं पूछा हो? क्योंकि आपकी बातों से मैं खुद बहुत प्रभावित हो रहा हूँ। मैं बस एक बात कहना चाहूँगी कि अगर मैं आज इस स्टेज पे बैठी हूँ और आप लोगों से बात कर पा रही हूँ, तो मैं आपसे सच कह रही हूँ कि मुझे खुद भी अपने हेड में बहुत सारे डीमंस फाइट करने पड़े होंगे जो मैं आपके सामने आ पा रही हूँ। और अगर मैं यहाँ पे बैठ के आपसे बात कर सकती हूँ ना, तो आप सब लोग कर सकते हो। हम सब लोग केपेबल हैं। हम सब लोगों को ना एक दूसरे की तरफ एक स्माइल के साथ अच्छे से ही रहना चाहिए। इसने क्या किया, उसने क्या किया, जेलसी, उन सब चीज़ों से अगर हम आगे नहीं निकलेंगे, दिमाग नहीं खोलेंगे, तो कहीं भी नहीं जाएंगे। तो बस इतना कोशिश करिए कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं, आप उनसे इन्हीं सब चीज़ों की बातें करें, ताकि आपके अराउंड जो लोग हैं ना, वो भी आपको मोटिवेट करें।
कई बार ऐसा होता है कि हम एक अच्छे सर्कल में जाते हैं ना, बहुत एनर्जी फील होती है, तो कोशिश करिए कि आपकी ज़िंदगी में जो लोग हैं उनका आप सही चुनाव करें और धीरे धीरे जो लोग आपको टॉक्सिक फील होते हैं उनको लाइफ से हटाते जाए। ये मेरी लेटेस्ट फाइंडिंग है जिस पर मैं वर्क करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज़िंदगी में उन लोगों को ज़्यादा रखूँ जो मुझे मोटिवेट करते हैं। जैसे कि फैमिली तो है ही, बट आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं, ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो आपको डाउन करते हैं, जो आपकी एनर्जी को सक करते हैं। जैसे कि आप सन में जाते हैं ना और बहुत ड्राउजी फील हो जाता है, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अगेन अपना ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखेंगे धीरे धीरे सब कुछ सेट होगा। कहीं भी बैठे रहने से कुछ नहीं होता है, तो बस करते रहिए। हमने कर लिया, आप कर सकते हैं, इस दुनिया का हर इंसान कर सकता है। बस तो इतनी ही सी बात है, खुश रहना हमारा मकसद है। हमारी यात्रा जो है वो खुशगवार रहे। ओशिन से आपकी मुलाकात हुई। संजय सिन्हा उन सितारों को ढूंढते फिर रहे हैं जो आसमान में नहीं टिमटिमाते हैं, समाज में टिमटिमाते हैं, घर परिवार में टिमटिमाते हैं, लोगों के लिए वो प्रेरणा के स्रोत होते हैं, उनकी कहानियाँ होती हैं। तो उन सितारों की कहानियाँ संजय सिन्हा आपके पास लेकर आते रहेंगे, जो बेशक सप्तऋषि की कैटेगरी में नहीं होंगे या ध्रुव तारा भी नहीं है, पर उन सितारों की टिमटिमाहट देखिए और देखिए कि कैसे वो रोशनी बिखेरते हैं आपकी और हमारी जिंदगी में। ओशिन, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और मैं आपसे फिर मिलूंगा एक बार। बिल्कुल बिल्कुल। और दोबारा एक सेकंड एपिसोड में फिर आपसे बातचीत जी करूंगा। जी जी। अभी के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार।